हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसे कि हमने 4-5 चैप्टर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड कवर कर लिए पूरी तरह से, और यहाँ पर अब जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, उसका नाम है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। आज हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसका नाम क्या है भाई, वेन आरेख। अब भाई वेन आरेख होता क्या है, किसी भी वस्तुओं के समूह को, कोई भी हमें वस्तु है या किसी भी चीज के रिलेशन को जब हम दर्शाते हैं डायग्राम के थ्रू, किसी भी दो चीजों के बीच अगर हम डायग्राम के थ्रू किसी रिलेशन को बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में आपको दे देती हूँ कि वेन डायग्राम में जो डायग्राम बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, और मोस्टली जिन डायग्राम्स का यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम का नाम हमारा यहाँ पर आया है, पहला डायग्राम जो हमारा बनता है उसका नाम क्या है भाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अभी हम सिर्फ इनके नाम जान रहे हैं, इसके आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव आखिरकार होता क्या है। तो पहला जो टाइप है आपके वेन डायग्राम्स से रिलेटेड, वेन डायग्राम्स में जो आपका पहला टाइप है वो क्या है भाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और दूसरा जो टाइप होता है वेन डायग्राम्स का, उसका नाम क्या है भाई, यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक। तीसरा जो डायग्राम होता है आपका उसका नाम है पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट। और चौथा जो डायग्राम, चौथे टाइप के जो आपके डायग्राम बनते हैं वो होते हैं आपके मिसलेनियस यानी कि मिश्रित। इसमें काफी सारे टाइप्स के डायग्राम आपके कवर हो जाते हैं। जो आपका मिश्रित है इसमें काफी सारे 6-7 प्रकार के डायग्राम बनाए जाते हैं, वो मैं आगे आपको समझा दूंगी किस प्रकार से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक चित्र किस प्रकार से आपके बनाए जाते हैं। चित्र यानी कि वही डायग्राम जो हम वेन डायग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव में किस टाइप के डायग्राम बनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा कि एशिया, भारत और बिहार। अब हमें इन तीनों के मध्य यदि संबंध को दर्शाना है, इन तीनों के बीच अगर हम किसी रिलेशन को दर्शाएंगे तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई कि जो बिहार है, बिहार क्या ये भारत का एक पार्ट है। अगर मैं बिहार को, ये जो बिहार का सर्कल है, अगर मैं इसको भारत के अंदर रख दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बिहार क्या है, भारत का ही एक पार्ट है ना। तो उसी प्रकार से जो भारत है वो किसका एक पार्ट है, एशिया का। किसका पार्ट है, एशिया का। जिस प्रकार से बिहार भारत का एक पार्ट है उसी प्रकार से भारत जो है वो एशिया का एक पार्ट है। तो सार्वभौमिक सकारात्मक में जो आपके डायग्राम बनेंगे वो हमेशा इस टाइप के बनेंगे। इस टाइप के डायग्राम का नाम भाई क्या होता है, सार्वभौमिक सकारात्मक। जहां पर चीजें 100% एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक। आगे बढ़ जाएंगे भाई, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पर यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में हम किस टाइप के रिलेशन शो करते हैं, जैसे कि हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कुत्ते, बिल्ली और गाय। क्या स्टेटमेंट दिया गया है, कुत्ते, बिल्ली और गाय। तो क्या कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, क्या आपने कभी देखा ऐसे कि आधा कोई ऐसा जानवर हो कि जो आधा कुत्ता हो आधा बिल्ली हो, नहीं होता ना। कुत्ते और बिल्ली हमेशा दो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, है ना भाई। कुत्ते और बिल्ली हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, कोई भी बिल्ली कभी गाय नहीं हो सकती, है ना। ये सभी एक दूसरे से अलग अलग रिलेशन रखते हैं, कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो जिन तीनों में कोई कभी भी कोई रिलेशन ना बने, जिन तीनों ऑब्जेक्ट्स में कभी भी कोई रिलेशन ना बने, या हमें कुछ ऐसे शब्दों का समूह दिया गया हो जो एक दूसरे से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं हो पा रहे हो, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक। तो इस प्रकार का जो आपका डायग्राम बनेगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सार्वभौमिक नकारात्मक के अंदर। ये जो डायग्राम है इसका नाम क्या है, सार्वभौमिक नकारात्मक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। तो आगे हमें क्या दिया गया है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट।
जिसमें कोई विशिष्ट जिसमें कुछ विशिष्ट रिलेशन दर्शाए, यानी कि कुछ विशेषता दर्शाए इन रिलेशंस के बीच में, उसमें हम क्या बनाएंगे, विशिष्ट वाला डायग्राम। तो जैसे कि हमें दिया गया है रिलेशन 3 लोगों में, अभिभावक, अमीर व्यक्ति और किसान। तो भाई एक बात बताओ कि जो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, अभिभावक का क्या मतलब होता है, पेरेंट्स, है ना। हम जिसके छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिभावक। वो हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ अभिभावक अमीर व्यक्ति हो सकते हैं क्या, कोई अभिभावक ऐसे होते हैं जो अमीर हो, भाई हो सकते हैं, जैसे कि अंबानी है, उनके भी बच्चे हैं, तो उनके लिए तो वो अभिभावक ही हुए ना, मुकेश अंबानी। तो क्या वो अमीर नहीं है, अमीर है ना। तो अभिभावक अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। और कुछ किसान, किसान के क्या बच्चे नहीं होते कि किसानों के बच्चे होते हैं ना, तो किसान भी अभिभावक होते हैं, है ना। तो कुछ किसान अमीर भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी किसान गरीब ही हों। तो इन तीनों के बीच हम रिलेशन कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि हमने ये लिखा अभिभावक, ठीक है। तो अभिभावक अमीर व्यक्ति भी होते हैं, है ना। अभिभावक और अमीर व्यक्ति का रिलेशन हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं ना भाई। अब आप अगर ये कहो कि सारे के सारे अमीर व्यक्तियों को उठा के अभिभावक के अंदर रख दिया जाए, तो ये तो सही नहीं होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी सारे पेरेंट्स हैं दुनिया में वो सभी अमीर ही हों, कुछ गरीब भी होते हैं, है ना। और अगर हमें इन दोनों के साथ किसान का संबंध यदि हम दर्शाना चाहें, तो भाई कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अभिभावक भी होते हैं, किसान भी तो माता पिता होते हैं। अब भाई उन्हें भगवान ने किसान बनाया तो उनसे माता पिता होने का हक थोड़ी ना छीन सकते हैं, किसान भी माता पिता होते हैं। और कुछ किसान अमीर भी होते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी किसान गरीब ही हों, अगर वो किसान है तो गरीब है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। तो कुछ किसान क्या होते हैं, अमीर व्यक्ति भी होते हैं, और कुछ किसान क्या होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। तो जहां पर आपका इस प्रकार का डायग्राम मिल जाए, जहां पर तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन हो, वहां पर आपका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा डायग्राम होगा भाई, पर्टिकुलर। इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है उसका नाम क्या होता है, पर्टिकुलर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें दिया गया मिसलेनियस यानी कि मिश्रित। इसमें काफी सारे टाइप्स के डायग्राम आपके बनाए जाते हैं। अब मिश्रित में कौन कौन से डायग्राम आते हैं उन्हें हम इन स्टेटमेंट के जरिए समझते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है कि सांप, सरीसर्प और जहरीले। क्या दिया गया है, सांप, सरीसर्प और जहरीले। तो जितने भी सभी सारे सांप होते हैं, जितने भी सारे सांप होते हैं, क्या वो सरीसर्प होते हैं, हाँ भाई सांप, जितने भी रेंगने वाले कीट होते हैं वो किस में आते हैं, सरीसर्प के अंदर आते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु। तो सांप तो एक रेंगने वाला जंतु है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सरीसर्प के अंतर्गत। सांप किसके अंदर आ जाएगा भाई, सरीसर्प के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि जितने भी सभी सारे सांप होते हैं, जितने भी सारे सांप हैं, क्या वो सभी जहरीले होते हैं, या फिर जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं क्या वो सभी जहरीले होते हैं। अब रेंगने वाला जंतु तो केंचुआ भी है भाई, तो क्या वो जहरीला होता है, नहीं होता ना। और कुछ सांप भी ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, है ना। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये जो जहरीले वाला है, इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हम सारे सांपों को जहरीले के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। तो जहरीले वाला फिगर कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, कुछ सांप का हिस्सा कवर करेगा और कुछ सरीसर्प का हिस्सा कवर करेगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने समझ लिया, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है किस प्रकार से बन रहे हैं वेन डायग्राम, क्या क्या इनके नाम होते हैं। वेन डायग्राम के टाइप तो आपको हर कोई बता देगा कि इतने फिगर बन रहे हैं, लेकिन नाम आपको हर कोई नहीं बताता कि ये जो डायग्राम होते हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो मैंने आपको नाम भी बताए हैं सभी के कि कौन से डायग्राम का नाम क्या होता है ना। आगे बढ़ेंगे, सेकंड स्टेटमेंट हम अगर पढ़ेंगे तो क्या हमें दिया है, फल, आम और सेब। क्या दिया है भाई, फल दिया है, आम दिया है और सेब दिया है। तो आप सभी जानते हो कि आम और सेब किस कैटेगरी में होते हैं, क्या सब्जियां होते हैं आम और सेब, हम आम और सेब की सब्जियां बनाते हैं, नहीं ना। क्या होते हैं आम और सेब, फल होते हैं। तो जितने भी सभी आम और सेब हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फल के अंतर्गत।
फलों की एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, आम आ जाता है, सेब आ जाता है। अगर यहाँ पे संतरा दिया होता तो संतरा भी इसके अंदर आ जाता। लेकिन एक बात याद रखेंगे, आम और सेब के मध्य कोई भी रिलेशन हम नहीं दर्शाएंगे। ऐसे नहीं कर सकते आपके आम है ये सेब के अंदर आ गया, ऐसे नहीं होगा। फलों के अंतर्गत इन दोनों कैटेगरी को रखेंगे। फल एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर हमने आम को रख दिया और सेब को रख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे हमें क्या दिया है, टमाटर, सब्जी और नारंगी। क्या क्या दिया है भाई, टमाटर, सब्जी और नारंगी। तो इसके मध्य हम कैसे रिलेशन दिखाएंगे, इन तीनों के मध्य हम किस प्रकार का रिलेशन बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। टमाटर क्या होता है भाई, टमाटर किस कैटेगरी में आता है, सब्जियों की कैटेगरी में आता है। तो टमाटर को तो हम सब्जी की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नारंगी की, तो क्या नारंगी एक सब्जी है, नारंगी का मतलब संतरा, कुछ लोग संतरे से भी नारंगी बोल देते हैं। तो नारंगी क्या एक सब्जी है, नहीं, नारंगी तो एक फल है, ऑरेंज। तो नारंगी को हम अलग रखेंगे, नारंगी का जो सर्कल होगा वो अलग होगा भाई। तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा इन तीनों के रिलेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट हमें फोर्थ नंबर पर क्या दिया है, पिता, चाचा और आंटी। फोर्थ नंबर पर किसके बीच हमें रिलेशन बताना है, पिता, चाचा और आंटी के बीच हमें रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया पिता का, तो जितने भी सभी पिता होते हैं, जैसे कि आपके पिता ले लो आप, तो आपके पिता किसी के चाचा भी होंगे, है ना। हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे पिता चाचा हैं या फिर सारे के सारे चाचा पिता हैं। लेकिन कुछ पिता चाचा हो सकते हैं, है ना, कुछ पिता चाचा हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या दिया हमें, आंटी। तो क्या कभी कोई भी पिता या चाचा आंटी हो सकते हैं। अब भाई यहाँ तो जेंडर ही अलग है ना, पिता और चाचा मेल हैं और आंटी कौन है, फीमेल है। तो आंटी तो पिता और चाचा से अलग ही हुई ना, तो फिर आंटी का सर्कल अलग बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जो जब कोई हमें स्टेटमेंट दिया हो कि दो लोगों के बीच में रिलेशन है और एक अलग है, तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है पालतू जानवर, कुत्ता और बिल्ली। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, पालतू जानवर, कुत्ता और बिल्ली। तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ता जो होता है, डॉग्स, उसमें से कुछ डॉग्स जो होते हैं उन्हें हम पालते हैं सभी, कुछ तो जंगली कुत्ते होते हैं ना, उन्हें कोई नहीं पालता। जो मतलब एक ऐसी जो ब्रीड होती है कुत्तों की पालने वाली, से लोग रखते हैं, जैसे कि जर्मन शेपर्ड वगैरह, है ना, लोग पालते हैं, शौक होता है जिन्हें। कुछ बिल्लियां भी, कुछ लोग बिल्लियां भी पालते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि सभी, जितनी भी सभी बिल्लियां वो सभी पालतू हो, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ जंगली होती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमने एक सर्कल बनाया पालतू जानवर का। अब इसे हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कुछ जो कुत्ते होते हैं वो पालतू जानवर के अंतर्गत आते हैं, तो कुत्ते का कुछ पार्ट हमने पालतू जानवर के अंदर रख दिया। और कुछ बिल्लियां भी होती हैं जो पालतू जानवर के अंतर्गत आती हैं, कुछ लोगों को होता है शौक भाई बिल्ली पालने का। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना है। अब देखो ये जो कुत्ते और बिल्ली का रिलेशन है ये बिल्कुल अलग अलग है। आप इसमें कुत्ते और बिल्ली को मिक्स नहीं कर सकते कि आपने आधे कुत्ते बिल्ली बना दिए, है ना। कुत्ते और बिल्ली हमेशा अलग रहेंगे। पालतू जानवर जो मेन कैटेगरी है उसको हम बीच में रखेंगे। पालतू जानवर में कौन कौन आ रहे हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, बिल्ली भी आ रहे हैं, तो पालतू जानवर को हम बीच में रखेंगे, कुत्ते को एक साइड और बिल्ली को अलग साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, महिला, माता और बहन। अब देखो महिला के अंतर्गत हम किस किस को रख सकते हैं, जो जितनी भी सभी माताएं होती हैं क्या वो महिला होती हैं, हाँ जी भाई, माता है तो महिला ही होंगी ना। कोई भी पुरुष कभी भी माता बन सकता है, नहीं बन सकता ना। जितनी भी माता होती हैं वो सभी कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। और जितनी भी सभी बहन होती हैं वो भी कौन होती हैं, महिलाएं ही होती हैं। लेकिन लेकिन सभी की सभी माता बहन होती हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जितनी भी सभी माताएं हैं क्या वो बहन है, ऐसा जरूरी है कि जितनी भी सभी बहन है वो सभी माताएं ही हो, ऐसा नहीं होता ना।
देखो हम इसे एक बार फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बनाया महिला का, अब इसके अंदर मैंने दोनों को लिखा, माता को भी और बहन को भी। तो देखो कुछ माताएं तो बहन हो सकती हैं, लेकिन सब सारी की सारी माताएं बहन हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। किसी के हो सकता है कोई एक ही बेटी हो, वो माँ बन गई हो, तो उसके तो कोई भाई बहन नहीं है, इकलौती संतान है, तो वो कैसे किसी की बहन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। और अगर कोई बहन, अगर हम बहन की बात करें, कोई दो छोटे छोटे बच्चे आपस में भाई बहन हैं, तो जब वो छोटी है, उसकी शादी नहीं हुई, उसके कोई बच्चे ही नहीं हुए, तो फिर वो कैसे माता हो सकती है ना। लेकिन कुछ बहनें माता हो सकती हैं, है ना। तो हम इसको इस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, महिला, माता और बहन। सारी की सारी माताएं बहन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सारी की सारी बहन माताएं हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होते हैं आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी, उसके बिहाफ पर हमें एक डायग्राम दिया गया होगा, तो हमें उसमें से करेक्ट डायग्राम चूज करना होगा कि भाई कौन सा डायग्राम इसमें हो सकता है। और सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, मतलब आपको कुछ आकृतियां दे दी जाएंगी, जैसे सर्कल दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, है ना। इसके अंदर कुछ आपको आंकड़े दर्शा दिए जाएंगे, फिर उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, है ना। तो दोनों टाइप्स को अब हम कवर करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित आकृति में जो वर्ग है, यहाँ पर ये जो वर्ग हमें दिया गया है, वर्ग का क्या मतलब होता है भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्ग को? स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमें वर्ग दिया गया है, ये किसको दर्शाता है? लोकतंत्रवादियों को। यानी कि वर्ग के अंदर जितने भी आंकड़े होंगे वो सभी किसके होंगे? लोकतंत्रवादियों के। ठीक है, कौन कौन से आंकड़े हैं भाई वर्ग के अंदर? एक तो ये ए है, सी है और बी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्ग में जितने भी आंकड़े थे उन सभी को रेड कलर से शो कर दिया है। यहाँ पर अब आप कहेंगे कुछ आंकड़े ट्राइंगल और सर्कल के भी अंदर है, उसको हम आगे उसके हिसाब से देखते हैं। अलग अलग कलर से मैं इनको डिनोट कर देती हूँ। नेक्स्ट, व्रत भारतीयों को दर्शाता है। व्रत का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम व्रत को? सर्कल। सर्कल किसे डिनोट कर रहे हैं भाई? भारतीयों को। ये जो सर्कल के अंदर जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं वो सभी किसके हो जाएंगे? भारतीयों के। ठीक है, भारतीय यानी कि इंडियन। ठीक, सर्कल के अंदर जितनी भी फिगर्स होंगी, जितने भी आंकड़े आपके होंगे वो क्या कहलाएंगे? भारतीय। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन है उसको हम सेम कलर से ही बना रहने देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। आयताकार किसको दर्शा रहा है भाई? पिताओं को दर्शाता है। तो जितने भी आयताकार के अंदर जितने भी आपके लेटर्स या डिजिट्स आ रहे हैं वो किसको दर्शाएंगे? आपके पिता को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अक्षरों का कौन सा सेट? त्रिभुज तो इसमें रह ही गया भाई। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है, ये किसे दर्शाता है? शिल्पकार। जितने भी सभी शिल्पकार हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे भाई? ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये डायग्राम अपना तैयार कर लिया अलग अलग कलर्स से, इसलिए आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज कर दिए। ठीक है, तो वर्ग किसको दर्शा रहा है? लोकतंत्रवादियों को। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? शिल्पकारों को। सर्कल इंडियंस को दर्शा रहा है, और आयताकार किसे दर्शा रहा है भाई? पिता को। ठीक है, हमें बताना क्या है? अक्षरों का कौन सा सेट अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। हमें हम वो भारतीय बताने हैं जो लोकतंत्रवादी हैं, यानी कि
ऐसे कितने लोग हैं जो सर्कल में भी आ रहे हैं और स्क्वायर में भी आ रहे हैं? स्क्वायर के अंदर कौन था भाई? लोकतंत्रवादी। और सर्कल के अंदर भारतीय। तो हमें ऐसे लोगों को ऐसी डिजिट छांटनी है जो सर्कल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर, यानी कि कॉमन टर्म हमें लेनी है जो सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर आएगी। तो चलिए देखते हैं भाई। जैसे कि ये आपका स्क्वायर है ना, और ये सर्कल है, तो कितना पार्ट कवर कर रहा है सर्कल स्क्वायर का? ये पूरा पार्ट सर्कल ने कवर कर लिया ना, ये जो पार्ट है। अब इतने पार्ट में कौन कौन सी डिजिट आ रही है आपकी? सी और बी दिखाई दे रही है। इतना जो पार्ट सर्कल ने स्क्वायर का कवर किया है, इसके अंदर कौन कौन से अक्षर आपको नजर आ रहे हैं? कौन कौन से अक्षर दिख रहे हैं? सी और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी और बी ऐसे अक्षरों के सेट हैं जो उन भारतीयों को दर्शा रहे हैं जो लोकतंत्रवादी हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? कौन सा वेन आरेख है जो त्रिकोण और षटकोण के मध्य, त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो त्रिकोण हम सभी जानते हैं, ये त्रिकोण होता है, ये षटकोण होता है ना। 6 भुजाओं वाला क्या होता है? षटकोण होता है। 3 भुजाओं वाला त्रिकोण होता है। और ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही ज्यामितीय आकृतियां हैं। ठीक है भाई, अलग अलग नहीं है ये कि एक आपकी ज्योमेट्री में आ रही है, दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आ रही है। दोनों ही ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो ये जो त्रिकोण और षटकोण है, त्रिकोण और षटकोण, क्या ये आपस में रिलेटेड है? क्या कुछ त्रिकोण षटकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। त्रिकोण तो 3 भुजाओं वाला होता है, तो वो कैसे षटकोण हो सकता है? और षटकोण 6 भुजाओं वाला होता है, तो वो कैसे त्रिकोण हो सकता है? तो त्रिकोण और षटकोण तो हमेशा अलग अलग रहेंगे। त्रिकोण और षटकोण हमेशा अलग अलग रहेंगे, तो इन दोनों का गोला तो अलग ही बनेगा, है ना। लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत। तो इनकी कैटेगरी एक है, भले ही ये फिगर अलग अलग है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ज्यामितीय आकृतियों के अंदर। ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां क्या क्या होती हैं? त्रिकोण होती है, षटकोण होती है, वर्ग होती है, मतलब इस टाइप के और भी जो शेप्स वगैरह होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस टाइप का फिगर हमें जिस भी ऑप्शन में मिलेगा हम उसको करेक्ट कर देंगे। देखो भाई कहाँ दिख रहा है? इस टाइप का तो फिगर ही नहीं दिख रहा कहीं। ऑप्शंस गलत तो नहीं दे दिए कहीं? यहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर सी आपको गलत दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी प्रिंट विंट करते टाइम पर, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। आपका ये ऑप्शन नंबर सी में कुछ इस टाइप का फिगर आपका बनेगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप का फिगर बनेगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी था ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है। यहाँ पर इस टाइप का फिगर आपका बनेगा। ज्यामितीय आकृतियों के अंदर क्या आ जाएगा आपका? त्रिकोण और षटकोण। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं आप एक बार। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है भाई? वर्ग से। चतुर्भुज किसे दिखाता है भाई? किसे दर्शाता है चतुर्भुज? चित्रकारों को। तो चतुर्भुज के अंतर्गत जितने भी सारे लेटर्स आ रहे हैं वो क्या है? चित्रकार है। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर जितने भी सारे लेटर्स हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? चित्रकार को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, और जितने भी सारे लेटर्स आपके ट्राइंगल के अंतर्गत आ रहे हैं वो किसे दर्शाएंगे? पुरुषों को। ट्राइंगल के अंतर्गत आने वाले सभी लेटर्स किसे दर्शाएंगे भाई? पुरुषों को दर्शाएंगे, पुरुष यानी कि मेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और वृत्त लेखाकारों को दर्शाते हैं। वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल किसे दिखा रहा है? लेखाकार को। सर्कल के अंदर जितने भी अक्षर हैं वो सभी किसे दिखाएंगे? लेखाकार को। ठीक है, आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। अमेरिका के लोगों को कौन दर्शा रहा है भाई? आयताकार। रेक्टेंगल जो है
वो अमेरिकियों को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से मैंने सारे अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जितने भी सारे सर्कल हैं वो लेखाकार को दिखा रहे हैं, स्क्वायर के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो चित्रकारों को दिखा रहे हैं, और आयताकार यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सभी अमेरिकियों को दर्शा रहे हैं, और ट्रायंगल के यानी कि त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी सारे लेटर्स हैं वो हमारे पुरुषों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। तो अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? अक्षरों का यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो उनको दर्शा रहा है जो अमेरिकी पुरुष नहीं है? यानी कि आयताकार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति कौन है? अमेरिकी हैं, लेकिन ये जो ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं ये कौन है? पुरुष है। तो हमें सिर्फ वही बताने हैं जो पुरुष नहीं है। तो यहाँ पर जो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल है आपका, उसमें आने वाले सभी लोगों को हम लेंगे, लेकिन इतना पार्ट छोड़ देंगे जो ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है, इस पार्ट को हम नहीं लेंगे। तो क्या क्या आ रहा है? एच आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है और एफ आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? एच, आई, जी और एफ। लेकिन इतना पार्ट, ये जो जे और के वाला पार्ट है, इसको हमने क्यों हटा दिया? क्योंकि भाई ये तो पुरुष है, लेकिन हमें सिर्फ उतने अक्षरों का सेट बताना है जो पुरुष नहीं है। तो हमने जो ट्रायंगल के अंतर्गत जितने भी अक्षर आ रहे थे उनको हटा दिए। रेक्टेंगल के अंदर वाले सारे बताने थे, सिर्फ वो नहीं बताने थे जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के साथ आ रहे थे, तो हमने वो पार्ट हटा दिया। तो एच, आई, जी, एफ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टर के बीच संबंध दर्शाता है? कौन सा वेन आरेख हो सकता है जो पिता, महिला और डॉक्टर के बीच संबंध दर्शाएगा? तो वही चेक करेंगे एक बार हम। जैसे कि हमने यहां पर एक सर्कल बनाया डॉक्टर का, ठीक, ये डॉक्टर हो गए भाई हमारे। एक और सर्कल अगर हम बनाए महिलाओं का, महिलाएं या माताएं, महिलाओं का अगर हम सर्कल बनाए, तो क्या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टर होती हैं? क्या ऐसा तो कहीं नहीं है कि जितने भी डॉक्टर होंगे वो सारे मेल ही होंगे, कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं होगी। भाई कुछ डॉक्टर ऐसे भी होती हैं जो महिलाएं होती हैं। तो भाई डॉक्टर का कुछ पार्ट तो महिलाएं भी कवर करेंगी, है ना? कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं तो डॉक्टर का कुछ पार्ट महिलाएं कवर करेंगी। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? पिता। तो क्या कभी किसी महिला और पिता में कोई संबंध स्थापित हो सकता है? क्या कोई महिला कभी पिता हो सकती है? महिला और पिता के बीच कोई रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन कुछ पिता डॉक्टर जरूर हो सकते हैं, है ना? ऐसा कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा है कि, या फिर कहीं किसी उसमें लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? कहीं नहीं लिखा होगा ना ऐसा कि कोई भी डॉक्टर कभी पिता नहीं हो सकता। वही डॉक्टर भी पिता होते हैं, है ना? डॉक्टरों के भी तो बच्चे होते हैं, डॉक्टर भी तो फादर बन सकते हैं। तो कुछ पिता जो है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे पिता डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का कुछ हिस्सा पिता हो सकता है ना? कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पिता होते हैं, है ना? कुछ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं भी होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे होते हैं। तो इसके बीच में ऐसा रिलेशन बनेगा, पिता, महिला और डॉक्टर के बीच में कुछ इस टाइप का रिलेशन आपका बन जाएगा, है ना? तो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है। यहाँ पर जो स्क्वायर है ये किसे दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक। स्क्वायर के अंतर्गत जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो किसे दर्शाएंगे? मनोवैज्ञानिक को, है ना? ए और बी आ रहे हैं चतुर्भुज के अंदर, लेकिन ये बी का, ए का जो बी वाला पार्ट है वो ट्रायंगल के अंदर भी जा रहा है ना? आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज रसायन विदों को दर्शाता है। त्रिभुज किसे दर्शाता है भाई? रसायन विदों को।
ये जो ट्राइंगल के अंतर्गत जितने भी सभी लेटर्स हैं ये किसे दर्शाते हैं? रसायनविदों को। ठीक है, यहाँ पर बी ऐसा एक लेटर है जो ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो भाई इसका क्या मतलब होगा? कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो रसायनविद भी हैं। बी का क्या मतलब हुआ? ये जो बी लिखा है ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत, इसका मतलब क्या होगा? कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो रसायनविद भी हैं, है ना। ठीक है, जो मतलब 2-3 फिगर के अंतर्गत आ जाते हैं, उनका आपस में रिलेशन बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। व्रत यानी कि सर्कल जो है वो अभिनेताओं को दर्शाता है। सर्कल किसे दर्शाता है भाई? अभिनेताओं को। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंतर्गत जितने भी सारे लेटर्स आ रहे हैं वो किसको दर्शाएंगे? अभिनेताओं को। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। आयताकार माताओं को दर्शाता है। ये जो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल वाली जो फिगर आपको दी गई है, इसके अंतर्गत जितने भी सारे लेटर्स हैं वो किसे दर्शाएंगे? माता को दर्शाएंगे, है ना। रेक्टेंगल के अंतर्गत जितने भी सारे लेटर हैं वो किसे दर्शाएंगे? माता को दर्शाएंगे। आगे पढ़ेंगे भाई क्या पूछा गया है। अक्ष का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है? कौन सी माताएं ऐसी हैं जो अभिनेता नहीं है? अब भाई अभिनेता के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो जितने भी सारे लोग सर्कल के अंतर्गत आ रहे थे वो सभी कौन थे? अभिनेता थे। तो हमें रेक्टेंगल में आने वाले एक ऐसे अक्षर को ढूंढना है जो सर्कल में नहीं आ रहा हो, जो सिर्फ रेक्टेंगल के अंतर्गत हो या फिर किसी अदर इमेज के अंतर्गत हो, लेकिन सर्कल के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, है ना। देखेंगे भाई, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आने वाले ये सभी अक्षर सर्कल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये सभी कौन है? अभिनेता हैं। लेकिन जी एक ऐसा अक्षर है जो सिर्फ रेक्टेंगल के ही अंदर है, सर्कल के अंदर नहीं है। तो यानी कि जी कौन होगा? जी ही ऐसा अक्षर होगा जो उन माताओं को दर्शा रहा है जो अभिनेता नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सभी लोगों को कमेंट करके बताएंगे अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। अच्छी क्लास लग रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास अच्छी हो रही है, समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो भी लिख दो भाई कि समझ में नहीं आ रहा, तो हम उस हिसाब से कोशिश करेंगे तुमको समझाने की, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को दर्शाता है? यहाँ पर भाई कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा वैन आरेख है जो शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो वही, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाकाहारी के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि जिनका भोजन सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वे सभी व्यक्ति, मनुष्य, जीव जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। लेकिन क्या भेड़िया शाकाहारी होता है? ये तो भाई दूसरे जानवर को मार के खा जाएगा, खरगोश दिखेगा तुरंत दबोच लेगा। तो भेड़िया तो शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आएगा। भेड़िया का गोला अलग बन जाएगा भाई, तू अलग मैं अलग, हमारे रास्ते अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? बाघ। तो बाघ भी भाई अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बाघ और भेड़िया में कोई कनेक्शन नहीं है। आप अगर ऐसा बोलो कि कुछ बाघ भेड़िया होते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। बाघ अलग होता है, भेड़िया अलग होता है, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो बाघ का जो सर्कल है वो भी भाई अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम हमें मिल जाएगा, तीनों आपके अलग अलग सर्कल बनेंगे, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। इस वाले फिगर का नाम मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं स्थापित हो पाए, वहां पर यूनिवर्सल नेगेटिव वाला आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तीनों अलग अलग गोले वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल आपके 35 क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझाया था, तो क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है। तो यहाँ पर अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे के रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है। वर्ग स्क्वायर भाई किसे दर्शा रहा है?
स्क्वायर के अंतर्गत जितने भी सभी अक्षर हैं वो क्या है, लेखाकार हैं। आगे पढ़ेंगे, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है। ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के अंतर्गत जितने भी सारे लोग हैं वो कलाकार हैं भाई। आगे पढ़ेंगे, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है। ये जो सर्कल है वृत्त, ये किसको दर्शा रहा है भाई, योजनाकारों को, ठीक है, योजना बनाते हैं ये लोग। और आयताकार पुरुषों को दर्शा रहा है। आयताकार किसको दर्शा रहा है भाई, पुरुषों को। आयताकार यानी कि ये जो रेक्टेंगल के अंतर्गत जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सभी कौन है, पुरुष हैं, ठीक है। आगे पढ़िए भाई, आगे क्या पूछा गया है आपसे, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। तो भाई पुरुष कौन है भाई, जितने भी सारे रेक्टेंगल के अंतर्गत आ रहे हैं, और कलाकार कौन है, जो ट्राइंगल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमें ऐसे अक्षर ढूंढने हैं जो कॉमन हो ट्राइंगल में भी और रेक्टेंगल में भी। तो भाई देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन है ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में। यहाँ पर तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल भाई अलग अलग ही बना दिए, कुछ कॉमन ही मुझे लग रहा है, फिर से इमेज गड़बड़ कर दी है। एक मिनट में इसकी इमेज चेक करके आपको बताती हूँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें। कौन सा क्वेश्चन है, 7th नंबर का। हाँ जी भाई, कुछ क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसका पूरा ही डायग्राम आपका गलत बना हुआ है। मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। मैं इसका डायग्राम आपको बना रही हूँ अलग से, क्योंकि ये डायग्राम आपका गलत इसमें दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं भाई, ब्लैक से बनाते हैं डायग्राम को। एक मिनट, ठीक करने की कोशिश करते हैं हम इस डायग्राम को। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है सर्कल में। सबसे पहले हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ठीक है भाई। सर्कल के बाद आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। स्क्वायर है, इसको अलग कलर से यूज करते हैं। स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर के बाद क्या है भाई, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन रहा है, बस इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल है। और नेक्स्ट आपका क्या है भाई, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हम व्हाइट कलर ले लेते हैं यहाँ पर। रेक्टेंगल आपका सर्कल को भी कवर कर रहा है प्लस ट्रायंगल को भी कवर कर रहा है, इस प्रकार से कुछ आपका रेक्टेंगल बना हुआ। ठीक है, अब इसमें हम सारे नंबर्स डाल देते हैं जितनी भी फिगर्स हमें दी गई हैं, ई एफ और आई। ई एफ और आई। नेक्स्ट है जी और एच। जी आपका यहाँ पर है और एच यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है जे, और भाई क्या है, ए बी सी। ए आपका इधर है, इधर है। सी भाई कहाँ है, सी इधर है और डी इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आपका इमेज गिवन है। ये जो ऊपर वाला इमेज है ये आपका गलत है, इसको आप हटा लीजिए भाई, इसको देखकर सॉल्व मत कीजिए, इमेज आपका गलत हो गया है। टाइपिंग करने वाले ने आज बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, मैं चेक भी नहीं कर पाई थोड़ा ठीक से, इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे चेक करने का, तो थोड़ा सा मेरी भी गलती है, थोड़ी सी टाइपिंग वाले की भी गलती है। तो आप इन गलतियों को छोटी मोटी को नजरअंदाज कीजिए। तो इस प्रकार का आपका कुछ डायग्राम बन के आ गया है।
तो हमें अक्षरों का वो सेट बताना है जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। तो भाई हमें कुछ ऐसे वो बताने हैं, ऐसे रेक्टेंगल के अंतर्गत आने वाले ऐसे अक्षर जो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहे हैं। रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर जो कॉमन वर्ड्स हैं हमें वो बताने हैं। तो वही ट्रायंगल के अंतर्गत क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, GHFCAB, लेकिन वो कौन से वर्ड्स कॉमन है जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों के अंतर्गत हैं। तो भाई देखिए ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है वो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों के अंतर्गत आ रहा है। तो कौन कौन से वर्ड यहाँ पर आपको, कौन कौन से लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंतर्गत कौन से वर्ड हैं जो कॉमन है, ए और बी है, जो ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो यानी कि ए और बी ऐसे पुरुषों का समूह है जो कलाकार भी हैं। रेक्टेंगल के अंदर कौन से थे सारे लोग, जो पुरुष थे, है ना। और ट्रायंगल के अंदर कितने कौन से लोग थे, जो कलाकार थे। तो जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कॉमन होंगे वो क्या होंगे, ऐसे पुरुष जो कलाकार भी हैं। तो यहाँ पर ए और बी कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। राजस्थान, भारत और एशिया, इससे मिलता जुलता मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का था। तो जिस प्रकार से राजस्थान, अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान किसका पार्ट है भाई, भारत का एक पार्ट है राजस्थान। राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। और भारत किसका पार्ट है, एशिया का। भारत किसके अंतर्गत आ जाता है भाई, एशिया के अंतर्गत। विजिबल है ये रेड कलर, या फिर कलर चेंज कर दूं। ठीक है, राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। राजस्थान भारत का एक पार्ट है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से भारत एशिया का एक पार्ट है। तो इस टाइप का डायग्राम हमें कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहां पर क्या दिया गया है भाई, पक्षी, मछली और मुर्गा। तो क्या मछली जो होती है, मछली जो होती है वो पक्षी होती है, क्या वो उड़ सकती है, नहीं भैया वो तो तैरती है। मछली पक्षी कैसे हो सकती है, तो मछली तो पक्षी से बिल्कुल अलग हो गई। मछली का गोला अलग और पक्षी का गोला अलग हो गया भाई। लेकिन ये जो मुर्गा है, मुर्गा क्या होता है भाई, मुर्गा पक्षी होता है ना एक, मुर्गा एक प्रकार का पक्षी है ना। तो जितने भी सभी मुर्गे होते हैं वो सभी के सभी पक्षी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आधे मुर्गे पक्षी हैं और आधे मुर्गे पशु हैं, है ना। आधे गाय भैंस है, मुर्गे दूध दे रहे हैं हमें, है ना। ऐसा नहीं है, सारे के सारे मुर्गे कौन होंगे, पक्षी होंगे। तो मुर्गे का जितना भी पार्ट होगा, मुर्गे का गोला किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ दिख रहा है हमें, एक गोले के अंदर दूसरा गोला, तीसरा गोला अलग भाई। ऑप्शन नंबर डी में हमें इस प्रकार का डायग्राम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये मुर्गा है भाई अपना। मुर्गा किसके अंतर्गत आता है, पक्षियों के अंतर्गत। और मछली अलग होगी, मछली तो जीव जंतु होती है, मछली पक्षियों की प्रजाति की नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नीचे दिए गए वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। खेल, फुटबॉल और छिपकली। क्या हमें रिलेशन किस चीज, किन 3 चीजों में रिलेशन बताना है, खेल, फुटबॉल और छिपकली। भाई ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं आप बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूं, अब आप बताने की कोशिश करो कि खेल, फुटबॉल और छिपकली एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। आप लोग ये मत कहने लगना कि छिपकली भी भैया खेल खेलती है, इधर इधर उधर छुपती है, छुपने वाला खेल खेलती है तो वो खेल से रिलेटेड होगी। छुपकली छुपती है तो छुपने वाला खेल खेलती है तो वो यानी कि खेल से रिलेटेड है। भाई छुपकली का कोई मतलब नहीं है तुम खेलो कूदो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी, टेनिस, कुछ भी खेलो, उसको क्या मतलब है,
शांति से दीवार पे जाके चिपक जाती है, उसका मन करता है तो वो टपक पड़ती है एक आध के सर पे, है ना। उसको कोई मतलब नहीं है भैया चुपकली को तो कह रही है मेरे को अलग रहने दो, खेल वेल से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो फुटबॉल है ये किसके अंतर्गत आता है, खेलों के अंतर्गत। फुटबॉल एक प्रकार का खेल है, तो फुटबॉल के जितना भी गोला होगा वो सारा का सारा खेल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ हमें दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं तक रखती हूँ, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें जरूर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और सारा ही कंटेंट आपका यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन है भाई अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे हो ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं मैंने आपको इस क्लास में। और बाकी आपका जब एग्जाम हो जाएगा 17-18 दोनों डेट्स में, उसके बाद हम फिर से रीजनिंग की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद सारे आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और हमारे चैनल भारत की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।